अब हम आते चैप्टर नंबर 17 के ऊपर। यहाँ बात करी गई है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अब जो पुरानी आईपीसी थी वहां पे आप देखते थे कि इस चैप्टर में बहुत सारे सेक्शन होते थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ 50 to 55 सेक्शन ही, 50 से 55 सेक्शन ही गिवन है यहाँ पे। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज इन्होंने जो पुराने सेक्शंस थे उनको यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अब पहले डेफिनेशन का अलग सेक्शन होता था, पनिशमेंट का अलग सेक्शन होता था, और इसकी वजह से बहुत सारे सेक्शन होते थे पुराने वाले आईपीसी में। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि डेफिनेशन का भी सेम सेक्शन है एंड पनिशमेंट का भी सेम ही सेक्शन है, कंबाइन कर दिया गया। तो जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ओके, कंटेंट का जो वॉल्यूम है उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं किया उन्होंने, बट बस कंबाइन उन्होंने कर दिया है एंड कुछ कुछ जगह पे चेंजेस भी करें। तो जहां पे भी चेंजेस हो गए वहां मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। अब सेक्शन 301 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है थेफ्ट के बारे में। सबसे पहले हमें क्लॉज 1 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि थेफ्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का ही हो सकता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट कमिट नहीं हो सकता, जैसे कि लैंड और अदर चीजें लाइक ट्री जो होता है, जब तक वो अटैच्ड है अर्थ से तब तक आप उसका थेफ्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट्स अ काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट कार हो गई या फिर आपका लैपटॉप हो गया या फोन हो गया, इन सब चीजों का थेफ्ट हो सकता है बिकॉज दीज आर मूवेबल प्रॉपर्टीज। अब इसमें लिखा हुआ है whoever intending to take dishonestly any movable property। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि dishonestly का एंगल आ रहा है, यानी आपकी खराब इंटेंशन होनी चाहिए एंड उस इंटेंशन के साथ आप किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हो। सपोज एक पर्सन है, वो बी का दोस्त है एंड उसने जस्ट बी की घड़ी देखने के लिए उठाई थी कि कैसी लग रही है एंड जस्ट टू सी दैट वॉच। अब यहाँ पे उसने बी का कंसेंट नहीं लिया था, ऐसे ही देखने लग गया उसे घड़ी उठा के। यहाँ पे ए ने थेफ्ट कमिट नहीं की है बिकॉज उसके यहाँ पे कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। ओके, यहाँ पे अगर वही चोरी करने के लिए वो घड़ी को उठाता तो हम बोल सकते थे कि ए ने थेफ्ट कमिट किया। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। यानी कि आप ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी उठा रहे हो डिसऑनेस्टली, ये आप उस पर्सन की कंसेंट के बिना उठा रहे हो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन की पोजेशन से आप उस सामान को उठा रहे हो ही इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो, सपोज एक बंदा है, एक पर्सन है, इससे अपनी घड़ी दी हुई है बी को। ओके, अब बी इज द सर्वेंट ऑफ ए, तो जस्ट देखभाल करने के लिए ए ने जो वॉच है वो बी को दी हुई है। अब बी की पोजीशन से सी इस घड़ी को चुरा लेता है। यहां पे हम बोलेंगे कि थेफ्ट कमिट हुआ है, इवन दो ए जो ओनर है उसके पास से डायरेक्टली आपने घड़ी नहीं चुराई है, बट आपने बी के पास से इस घड़ी को चुराया है जो उस घड़ी की पोजीशन में था एंड उसके पास वो घड़ी थी। तो यहां पे भी थेफ्ट कमिट हो सकता है। ओके, आगे लिखा है इसमें विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। यानी जैसे ही आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से सामने वाले बंदे का कंसेंट लिए बगैर एक प्रॉपर्टी को मूव कर दिया, तब हम बोलेंगे कि थेफ्ट कमिट हो गया। सपोज ये एक कड़ा है मेरे पास, इसको मैंने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूव कर दिया। अब ये कड़ा मेरा नहीं किसी और आदमी का था एंड उसका कड़ा मैंने एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ मूव कर दिया, यहां हम बोलेंगे कि थेफ्ट कमिट हो चुका है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इस कड़े को मैं लेके अपने घर लेके जाऊं पहले तभी थेफ्ट कमिट होगा। जस्ट आपने मूव कर दिया, देन ऑल्सो यू विल से दैट थेफ्ट हैज बीन कमिटेड। ओके, अब यहाँ पे सपोज ये जो कड़ा है मैंने उठाया और एक दूसरी जगह पे जाके रख दिया, ताकि जो उसका ओनर है उसके जब नजर ना पड़े इसके ऊपर, तब मैं दूसरी जगह से
इस कड़े को उठा के अपने घर ले जाऊं। यहां पे भी हम बोलेंगे कि थेफ्ट कमिट हुआ है। अब जो उसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है कि जब तक कोई भी चीज जो जमीन है उससे अटैच्ड है तब तक उसका थेफ्ट कमिट नहीं हो सकता। लेकिन एज सून एज आप उसको जो जमीन है उससे काट दोगे, देन वी कैन से दैट थेफ्ट हैज बीन कमिटेड। फॉर एग्जाम्पल ट्री, जब तक ट्री जमीन से अटैच्ड है तब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका थेफ्ट कमिट हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपने उस पेड़ को काट दिया और उसकी जो लकड़ियां हैं आपने अलग से जाके रख दी, तब हम बोलेंगे दैट थेफ्ट हैज बीन कमिटेड। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बोलता है कि सपोज वही लकड़ियों को आपने काट के एक जगह पे रख दिया, यानी आप उनको मूव करते हो विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। सपोज एक पर्सन है, उसने वो लकड़ियों को काट के वो जो गार्डन एरिया है वहीं पर अलग से जाके रख दिया है और ये सोचता है कि कल मैं आऊंगा एंड इन लकड़ियों को लेके चले जाऊंगा। ये सारी ये काम डिसऑनेस्ट इंटेंशन से चोरी करने के लिए करता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे ही आपने इन लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, थेफ्ट कमिट हो चुका है। ओके, अब इसका जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है ये बात करते हैं ऑब्स्टेकल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल है और उस साइकिल पे आपने एक लॉक लगाया हुआ है, चेन होती है ना, चेन से आपने उस साइकिल को बंद किया हुआ है। अब जैसे ही आपने चेन का जो लॉक है उसको तोड़ा, आपने उस ऑब्स्टेकल को हटाने की कोशिश करी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि थेफ्ट जो है वो कमिट हो चुका है। सपोज ए ने जो साइकिल का चेन है उसको तोड़ दिया ताकि वो आगे जाके साइकिल चुरा पाए। जैसे ही उसने चेन को तोड़ा, यहाँ पे थेफ्ट कमिट हो चुका है। अब इसका जो फोर्थ एक्सप्लेनेशन है ये बोलती है कि अगर आप एक एनिमल को मूव करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये एक घोड़े को लालच देता है कि तू ऐसे ऐसे करके उसको वो चारा खिलाता है, एंड जो घोड़े के पीछे सामान रखा हुआ है उसको वो चुराना चाहता है। ये ऐसे ऐसे करके चारा देता है उसे एंड घोड़े को अपने पास बुलाता है एंड धीरे धीरे करके वो उसको अपने घर ही ले जाता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए ने थेफ्ट कमिट की है, इवन तो उसने घोड़े को चलाया नहीं है, कुछ भी उसको उसने छेड़खानी नहीं करी। यहाँ पे स्टिल उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी एंड उसके साथ उसको चारा दे रहा था और अपने घर ले गया। यहाँ पे वो एक एनिमल को मूव कर रहा है टू एक्चुअली कमिट थेफ्ट, बिकॉज घोड़े के ऊपर जो सामान पड़ा हुआ था उसको वो चुराना चाहता था। ओके, अब इसकी जो फिफ्थ एक्सप्लेनेशन है यहाँ बोला हुआ है कि जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। सपोज एक पर्सन है, इसको पता है कि बी उसका बहुत अच्छा दोस्त है। ओके, एंड अगर वो कोई भी बुक उठाएगा बी के घर से तो बी मना नहीं करेगा। यहाँ पे उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ बुक नहीं उठाई, उसने अच्छी इंटेंशन के साथ बुक उठाई है। उसको लगता था कि यस, एक इम्प्लाइड कंसेंट है बी का कि बुक कभी भी वो लेके जा सकता है। यहाँ पे अगर इस बुक को लेके अपने घर लेके जाता है तो हम बोल सकते हैं कि थेफ्ट कमिट नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंसेंट था बी का। ओके, एंड एक्चुअली में बी ने पहले बोला भी हुआ था कि अगर कोई भी चीज़ मेरे घर से पसंद आती है तो उठा के लेके चली जाइए। तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंसेंट था। और एक्सप्रेस कंसेंट क्या होता है उसके बारे में भी यहीं पे बात करी गई है। इसमें बोला हुआ है कि अगर सपोज एक पर्सन है, वो बहुत सारी बुक्स को ओन करता है और वो बी को बोलता है कि इन बुक्स को तो उठा के लेके चले जा। यहाँ पे एक एक्सप्रेस कंसेंट है, उसने क्लियर शब्दों में उसको बोला है कि हाँ ये बुक्स को उठा के तो लेके जा। तो यहाँ पे अगर बी लेके जाएगा इन बुक्स को उठा के, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि थेफ्ट कमिट हो चुका है। ओके, तो ये इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट जो है इनके बीच में हमको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। इम्प्लाइड कंसेंट में साफ सीधे शब्दों में उसने कंसेंट नहीं दिया, बट हाँ हम मान सकते हैं कि एक इनडायरेक्ट वे में कंसेंट दिया गया।
ओके, अब इसमें लिखा हुआ है कि जो कंसेंट है यहाँ पे वो पर्सन में दे सकता है जिस प्रॉपर्टी की पोजेशन में हो। सपोज एक पर्सन है, इसने अपनी वॉच बी को दी हुई है जो कि एक सर्वेंट है। अब बी इस वॉच को दे देता है सी को, और वो सी को बोलता है कि जा इस वॉच को लेके चले जा। ओके, अब यहाँ पे सी जो है उसको कुछ पता ही नहीं था कि ये प्रॉपर्टी ए की है, एंड सी जो है उसने यहाँ पे कोई थेफ्ट कमिट नहीं किया। ओके, अब हम आते हैं इसकी इलस्ट्रेशंस के ऊपर। इसकी सारी इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चंस बने हुए हैं एंड हमको इनको सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा हम हर सेक्शन में नहीं करते हैं कि सारी जो इलस्ट्रेशंस हैं वो हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज दोज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और हमको जो कॉन्सेप्ट है उन सेक्शंस में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रीलिम्स में इलस्ट्रेशन से उठा के सीधा पूछ लेता है एंड इसलिए हमको सारी पढ़नी पड़ेगी। इसके हम फर्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजीशन विदाउट जेड्स कंसेंट। Here, as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed the theft. तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही आपने पेड़ को उठा के साइड में रख दिया उसी टाइम जो है वो थेफ्ट कमिट हो चुका है। इवन तो अगले दिन आते हो उस पेड़ की टहनियों को उठाने के लिए, स्टिल हम मान लेंगे कि एक दिन पहले ही जो है थेफ्ट कमिट हो चुका है। अब इसका जो बी इलस्ट्रेशन है ये सेम है घोड़े वाला एग्जांपल में लिया था, सेम वैसा ही है, बस घोड़े की जगह पे कुत्ते को, डॉग को इन्होंने लगा दिया है। यहाँ पे डॉग को आप वेट दे रहे हो धीरे धीरे करके एंड डॉग आपके पास आ रहा है और फिर आप डॉग को चोरी करके लेके चले जाते हो। तो यहाँ पे बस यही एक डिफरेंस है। अब हम आते हैं इसके सी के ऊपर। सी बोलता है कि ए जो है, ए मीट्स अ बुलक carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed the theft of treasure. यानी कि एक बैलगाड़ी है, बुलक को वही बोलते हैं। एक बैलगाड़ी है, वो जा रही है एक जगह पे और उस बैलगाड़ी के ऊपर खजाना है। अब A क्या करता है, उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और उसको अपने घर की तरफ एक सर्टेन डायरेक्शन में वो लेके उसको चला जाता है। जैसे ही ए ने उस बैलगाड़ी की जो डायरेक्शन है उसको मोड़ दिया, उसको अपनी तरफ कर लिया, उसी टाइम हम मान लेंगे कि थेफ्ट जो है वो कमिट हो चुका है। बिकॉज ए ने ये सारा काम डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किया था। इसने इसलिए किया था ताकि वो जो खजाना है वो लेके भाग जाए। अब यहां पे हम बी के ऊपर आते हैं। ए बीइंग जेड सर्वेंट entrusted by Z with the care of Z's plate dishonestly runs away with the plate without Z's consent. A has committed theft over here. अब यहां पे हम मानेंगे कि जो प्रॉपर्टी है, जो प्लेट्स हैं, वो Z के पोजेशन पे ही है। इवन तो Z ने उसको देखभाल करने के लिए अपने सर्वेंट को दिया हुआ है, लेकिन सर्वेंट तो Z के घर पे ही रहता है, सर्वेंट Z के घर के अंदर ही रहता है एंड हम ये मानेंगे कि इफेक्टिव पोजीशन यहाँ पे Z की ही है। हम अभी ये चीज नहीं मानेंगे कि जो पोजीशन है वो Z ने अपने जो सर्वेंट है उसको दे दी है। ओके, एंड इसलिए अगर Z का जो सर्वेंट है वो उस प्लेट को लेके भाग जाता है तो हम मान लेंगे कि उसने उस प्लेट की चोरी करी है। ई पे हम आते हैं। ई में थोड़ा सा एग्जाम्पल को जो हमने डी में पढ़ा था मॉडिफाई कर दिया। ई में बोला है कि Z जो है वो अपनी प्लेट को ए को दे देता है एंड ए जो है वो एक वेयर हाउस का ओनर है, यानी कारखाने का एक ओनर है ए, एंड Z ने उसको अपनी प्लेट दी हुई है कि इस प्लेट का ध्यान रखना। अब यहाँ पे ए क्या करता है, वो इस प्लेट को बेच देता है। यहाँ पे हम ये नहीं मानेंगे कि ए ने उस प्लेट की चोरी करी है, बिकॉज प्लेट तो ए की ही पोजीशन पे थी। Z ने जो प्लेट की पोजीशन है वो ए को दे दी थी, तो यहाँ पे अपनी ही पोजीशन से वो चोरी कैसे कर सकता है। यहाँ पे चोरी नहीं हुई है, लेकिन ए ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है। Z ने अपनी प्लेट ए के ऊपर भरोसा करके दी थी कि वो उसका ध्यान रखेगा, उसको बेचेगा नहीं,
एंड उस भरोसे को एक तरीके से ए ने तोड़ा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड नॉट थेफ्ट। अब हम आते हैं इसके एफ के ऊपर। एफ में बोला है कि ए को है, ए को जेड की रिंग जो है एक टेबल पे पड़ी हुई मिली थी, ओके, एंड जो ए है उस रिंग को उठा के भाग जाता है। अब जेड की ही घर पे, जेड की ही टेबल के ऊपर जेड की ही रिंग पड़ी हुई थी, और अगर आप उसको लेके चले जाते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे थेफ्ट कमिट हो चुका है, बिकॉज हम यहाँ पे मानेंगे कि जो रिंग है वो जेड की ही पोजीशन पे थी। जी पे हम आते हैं, ये बोलता है कि अगर आपने एक रिंग देखी है जो जमीन पे पड़ी हुई थी और आपने कुछ देखा वेखा नहीं आसपास एंड सीधा रिंग को उठाया और लेके भाग गए, क्या यहाँ पे चोरी हुई है? यहाँ पे चोरी नहीं हुई है, यहाँ पे थेफ्ट जो कमिट नहीं हुआ है, बिकॉज ए को जिसने वो जो रिंग है वो देखी सड़क पर पड़ी हुई, ए को यहाँ पे पता ही नहीं था कि वो रिंग है किसकी, ए को यहाँ पे पता ही नहीं था कि वो रिंग किसके पोजीशन पे है, एंड इसलिए यहाँ पे कम से कम थेफ्ट कमिट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कमिट हुई है। ये ऑफेंस यहाँ पे कमिट हुआ है, बट थेफ्ट यहाँ पे कमिट नहीं हुआ है। एच पे हम आते हैं। एच में लिखा हुआ है कि ए क्या करता है, ए क्या करता है कि जेड की रिंग जेड के घर में पड़ी हुई थी, उसने वो देखी। अब ए को लगता है कि आज तो मैं इसकी चोरी नहीं कर पाऊंगा, आज मैं सिर्फ इतना करता हूं कि इसकी रिंग उठाता हूं और एक ऐसी जगह पर रख देता हूं जहां पे जेड की नजर नहीं पड़ेगी, एंड अगले दिन मैं दोबारा आऊंगा एंड उस पर्टिकुलर जगह से वो रिंग उठा के भाग जाऊंगा। यहां पे क्या ए ने चोरी करी है? हम इस टाइप का एग्जांपल पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही आपने उस रिंग को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर दिया, उसी टाइम हम मान लेंगे कि थेफ्ट कमिट हो चुका है। यहाँ पे ए ने जेड के ही घर में उस रिंग को जाके कहीं और रख दिया था जहां पे जेड की नजर ना पड़े, एंड उसी टाइम जो है थेफ्ट कमिट हो चुका है, ओके। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर आई के ऊपर। इसमें बोला गया है कि ए जो है वो अपनी घड़ी जेड को जाके दे देता है। जेड एक ज्वेलरी शॉप का ओनर होता है। अब जेड के पास घड़ी रखी हुई है, अगले दिन जाता है और फोर्सफुली जेड के हाथ से अपनी घड़ी वापस लेके आ जाता है। क्या यहाँ पे ए ने थेफ्ट कमिट की है? अब ए के ऊपर जेड का कोई भी कर्जा नहीं था, ए को जेड को कोई पैसे नहीं देने थे, जेड को रिपेयरिंग के पैसे भी नहीं देने थे ए को। सपोज जो घड़ी ए ने जेड को दी है वो 4 दिन के बाद रिपेयर में जानी थी, और अगले दिन ही ए उस घड़ी को वापस लेके आ जाता। यहाँ पे ए ने कोई भी थेफ्ट कमिट नहीं किया है, बिकॉज ना ही जेड ने उस घड़ी को रिपेयर किया था अभी, और ना ही ए का कोई डेट ड्यू था जेड के ऊपर, ओके, एंड दैट इज व्हाई ए जो है प्रॉपर्टी को लेके जा सकता है। लेकिन जो उसने फोर्सफुली घड़ी को उठा के लेके गया वो जेड की, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल सकती है, बिकॉज उसने क्रिमिनल फोर्स लगाया जेड की हथेली के ऊपर और खींच के लेके गया, इस चीज के उसको पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन चोरी की पनिशमेंट यहाँ पे ए को नहीं मिलेगी। अब जो उसका जे है, इसमें बोला गया कि सपोज ए ने अपनी घड़ी दी थी जेड को रिपेयर करने के लिए और जेड ने उसको रिपेयर कर दिया। अब ए जो वो पैसे वापस नहीं कर रहा था जेड के, एंड इसलिए जेड बोलता है कि जब तक आप मेरे को रिपेयरिंग के पैसे नहीं दोगे तब तक मैं आपको घड़ी वापस नहीं करूंगा। यहाँ पे क्या करता है, नेक्स्ट डे जाता है और घड़ी उठा के जेड के कलाई से निकालता है और लेके चला जाता है। क्या यहाँ पे ए ने थेफ्ट कमिट की है? इन दिस पर्टिकुलर केस ए ने थेफ्ट कमिट किए है। यहां पे उसने सिर्फ थेफ्ट कमिट किए है बिकॉज ए को जेड को पैसे देने थे रिपेयरिंग के, एंड वो पैसे दिए बिना ही उसने घड़ी को लेके चला गया। यहां पे एक ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। अगर उसकी इंटेंशन सही होती तो पहले वो प्रॉपर्टी जो रिपेयर कराई उसने वॉच, उसके पैसे देता, फिर वो उसको लेके जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, एंड दैट इज व्हाई यहां पे थेफ्ट कमिट हो चुका है। के पे हम आते हैं। इसमें वही चीज बोली गई है, लेकिन यहां पे पॉनिंग के बारे में बोला गया। ए
ए ने अपनी मौज जेड को पॉन करी हुई है। अब पॉन का ये मतलब होता है कि आपने एक बंदे को अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है एंड उसके बदले आपने उससे पैसे उठा लिए और आपने बोला है कि आपको मैं 3 महीने के अंदर अंदर ये जो पैसे हैं इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा एंड फिर जो मैं आपको आइटम दे रहा हूं अपनी वो उठा के लेके चले जाऊंगा। अब यहाँ पे जो ए है वो क्या करता है कि उसने पैसे वापस लौटाए नहीं लेकिन घड़ी उठा के लेके चला गया। यहाँ पे उसने थेफ्ट कमिट किए है बिकॉज उसने पैसे पूरे वापस नहीं करे हैं लेकिन जो घड़ी है वो लेके चला गया। ओके, अब हम आते हैं इसके एल के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजीशन विदाउट जेड्स कंसेंट। ओके, with the intention of keeping it until he obtains money from Z as reward for its restoration। अब A ने गुड फेथ में ऐसे ही, ताकि Z उसका दोस्त है, इसी रिलेशन के हिसाब से Z की उसने प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दिया, उसको ठीक कर दिया। ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि Z इसके पैसे A को देगा, लेकिन आगे जाके जब वो Z को प्रॉपर्टी रिस्टोर कर देता है, वापस कर देता है, उसके बाद वो Z से पैसे मांगने लग जाता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी मैंने ठीक करी उसके पैसे दो मुझे। यहाँ पे जेड जो है वो कोई पैसा नहीं देता, ये क्या करता है उसकी प्रॉपर्टी उठा के लेके चले जाता है और बोलते जब तक आप मेरे को पैसे नहीं दोगे इसके रिस्टोरेशन के तब तक ये आपको मैं घड़ी वापस नहीं करूंगा। क्या यहाँ पे ए ने थेफ्ट कमिट किया है? यहाँ पे ए ने जेड की प्रॉपर्टी का थेफ्ट कमिट किया है, जेड की वॉच का उसने थेफ्ट कमिट किया है बिकॉज ऐसा कोई चीज तय नहीं हुई थी कि उसको ठीक करने के वजह जेड उसको देगा एंड यहाँ पे जेड ने कोई गलती नहीं करी अगर उसको पैसे नहीं दे रहा, लेकिन ए ने यहाँ पे गलती करी है बिकॉज जेड के परमिशन के बिना वो उसकी घड़ी उठा के लेके चला जाता है। ओके, अब हम आते हैं इसके एम के ऊपर। ये सा एग्जाम्पल हम पहले भी समझ चुके हैं जब हमने देखा था कि ए और बी दोस्त थे और बी की जो किताब है वो ए लेके चला गया था गुड फेथ में। तो वही चीज हमने यहाँ पे एम में भी पढ़ी है, यही चीज बोली है कि यहाँ पे थेफ्ट कमिट नहीं हुआ है। एन पे हम आते हैं, एन में बोल रहा है कि ए एक पर्सन है, ये जेड के घर पे जाता है और जेड की वाइफ से एक चैरिटी मांगता है। अब जेड की वाइफ क्या करती है कि कुछ चैरिटी में पैसे ए को दे देती है। अब ए को ऐसा इंप्रेशन था कि ऑब्वियसली जेड की वाइफ के पास अथॉरिटी थी जेड की प्रॉपर्टी देने के लिए, यानी जेड के पैसे देने के लिए जेड की वाइफ के पास अथॉरिटी थी एंड इसलिए ए ने वो पैसों को एक्सेप्ट कर लिया। क्या यहाँ पे ए ने चोरी करी है? यहाँ पे ए ने चोरी नहीं करी है बिकॉज उसको पता था कि जेड की वाइफ के पास अथॉरिटी है जेड के पैसे देने के लिए, तो यहाँ पे कोई डिसऑनेस्ट जो इंटेंशन है वो नहीं थी। अब हम आते हैं ओ के ऊपर। इसमें बोला गया कि ए जो है वो जेड की वाइफ का लवर था। अब जेड और जेड की वाइफ ऑब्वियसली शादी हुआ थे, बट जेड की वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ए के साथ। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट ए इज द पैरामोर ऑफ जेड्स वाइफ। पैरामोर का ये मतलब होता है लवर। अब यहाँ पे होता क्या, ए कुछ पैसे मांगता है जेड की वाइफ से कि जेड के कुछ पैसे उठा के आप मेरे को जाके दे दो। जेड की वाइफ क्या करती है, कुछ पैसे उठाती है जेड के कबर्ड से और एक को बुला के दे देती है। क्या यहाँ पे ए ने थेफ्ट कमिट किया? इन दिस पर्टिकुलर केस ए ने थेफ्ट कमिट किया है बिकॉज उसको पता था कि जेड की वाइफ के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी जेड के पैसे उसको देने के लिए और उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से जेड के पैसे उसको दिए ए को ताकि वो उसको यूज कर ले और वापस करने का तो मतलब था ही नहीं यहाँ पे। इन दिस पर्टिकुलर केस थेफ्ट कमिट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब हम आते हैं इसके पी के ऊपर। इसमें बोला गया है कि ए को ऐसा होता था कि जेड की जो प्रॉपर्टी है वो एक ही खुद की प्रॉपर्टी थी। उसको ऐसी गलत फहमी थी कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, इसको मैं उठा के लेके चला जाता हूं और जेड की प्रॉपर्टी वो उठा के लेके चला जाता है। बाद में जाके पता लगता है कि ये प्रॉपर्टी तो जेड की ही थी। क्या इस पर्टिकुलर केस में थेफ्ट कमिट हुआ? इन दिस केस थेफ्ट जो है वो कमिट नहीं हुआ बिकॉज ए ने गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को उठाया है, उसने कोई बैड इंटेंशन से उस प्रॉपर्टी को नहीं उठाया था। अब हम आते हैं क्लॉज 2 के ऊपर। यहाँ पे पनिशमेंट दी हुई हमें थेफ्ट की।
अब पहले जो पनिशमेंट थी एंड अब जो पनिशमेंट है उसमें डिफरेंस है। पहले सिंपल यहाँ पे 3 इयर्स की पनिशमेंट होती थी एंड अभी भी ये चीज फर्स्ट कन्विक्शन के ऊपर सेम पनिशमेंट है। यानी पहली बार अगर आप थेफ्ट कमिट कर रहे हो तो आपको 3 साल तक की सजा मिल सकती है, लेकिन आप उसके बाद दूसरी बार या तीसरी बार कभी भी आप दोबारा से थेफ्ट करते हो, इस केस में आपको मिनिमम मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर की एंड मैक्सिमम 5 इयर्स की पनिशमेंट मिल सकती है। तो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के ऊपर दूसरी तीसरी बार थेफ्ट कर रहे हो तो मिनिमम पनिशमेंट 1 ईयर का प्रोविजन यहाँ पे गिवन है। तो ये हमको यहाँ पे याद रखना है। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो चोरी की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 5,000 रुपए से कम की है, यानी 5,000 से कम वैल्यू की आपने कोई आइटम चुराई है और आपको कन्विक्शन होता है, इस केस में आपको आपको जो है कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट मिलेगी। ओके, तो यानी आपको यहाँ पे जेल नहीं भेजा जा रहा है, सिर्फ आपको बोला गया है कि कुछ कम्युनिटी सर्विस आप करो, सर समाज के भले के लिए कुछ काम करो, पेड़ उगाओ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये चीज की पनिशमेंट हमें गिवन है। और ये जो कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट है ये तभी मिलेगी जब चोर जो है प्रॉपर्टी को रिटर्न करेगा। अगर वह प्रॉपर्टी नहीं लौटा रहा है ओनर को तो फिर उस केस में ये जो कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट का बेनिफिट मिल रहा है उसको वो नहीं मिलेगा एंड इसको नॉर्मल सजा ही होगी। फिर जो 3 साल तक की मैक्सिमम सजा है ना वही उसको फिर होगी। तो यहाँ पे जरूरी है कि प्रॉपर्टी पहले आपको रिस्टोर करनी पड़ेगी।